कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका चूंकि आरओ ये जो सारे एग्जाम हैं इसके आधार पे इसको मद्देनजर रखते हुए एक नया टॉपिक आपका शुरू होगा। इसका नाम है संघीय सरकार यानी संघीय व्यवस्था। ठीक है, यानी जो फेडरल सिस्टम होता है बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल सिस्टम। आप लोग लिख लेना है इसको। फेडरल सिस्टम होता क्या है इस चीज को हमने समझना है और इससे जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। यानी ये बिल्कुल भी ये टॉपिक आपका रट के करने वाला नहीं है। ये सारा का सारा टॉपिक आपका समझ के ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। यानी अगर आपके वनडे एग्जाम हो, रिटन एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत इजीली आप इसको लिख लोगे। बट अगर वनडे एग्जाम भी है तो इससे जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल आता है। यानी डायरेक्ट फैक्ट न पूछ के स्टेटमेंट के रूप में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं आपको, उस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना है बच्चों संघीय व्यवस्था क्या है। सबसे पहली चीज होती है कि हम चीजों को समझें। ठीक है, यानी कोई व्यवस्था संघीय व्यवस्था है कैसी व्यवस्था है, इसको हम डिवाइड करने के लिए, इसका आधार जानने के लिए सबसे मेन चीज ये होता है बच्चों, जो नेशनल लेवल होता है, जो स्टेट लेवल होता है, जो क्षेत्र का लेवल होता है, उसमें सरकार के मध्य के सरकार होती है, उनके बीच के संबंध क्या होते हैं। यानी देखो मैं आपको बता रहा हूं, बेसिकली वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उस आधार पर देखा जाए ना, आधार क्या हो, यानी बेसिकली इसका बेस क्या हो। जो आपकी राष्ट्रीय सरकार है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय सरकार व क्षेत्रीय सरकार, चाहे वो स्टेट हो या कुछ हो, ठीक है, वह क्षेत्रीय सरकार, वह क्षेत्रीय सरकार के मध्य, क्या राष्ट्रीय सरकार व क्षेत्रीय सरकार के मध्य संबंध की प्रकृति के आधार पे, संबंध की प्रकृति, यानी जो नेशनल लेवल पे जिसको बेसिकली आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हो, जो स्टेट लेवल होते हैं बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आजकल देखने को मिलते हैं आपको पंचायत वगैरह, यानी कहीं ना कहीं इनके मध्य क्या संबंध है, इनका नेचर क्या है, इस आधार पे वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं को दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया बच्चों। एक को बोला गया एकात्मक व्यवस्था। क्या बोला गया? एक को एकात्मक या एकल राज्य या एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, एक को बोलो एकल या एकात्मक। ठीक है, एक ही चीज है एकात्मक। दूसरे को बोला गया बच्चों संघीय या संघात्मक, यानी दूसरे को बोला गया संघीय या संघात्मक। ठीक है, देखो संघीय, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, संघीय, अब मेन चीज क्या है, हमने इसका बेस क्या रखा है, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। अब पहले समझना है, ठीक है, फिर लिखोगे। देखो एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पता होगा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके नीचे कई देशों में देखने को मिलती है बच्चों स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और कहीं कहीं आजकल उससे भी नीचे का लेवल देखने लग गया है, लेकिन बेसिकली हम स्टेट गवर्नमेंट या क्षेत्रीय सरकार। अब इनके मध्य कैसे संबंध हैं, कैसे संबंध हैं, ठीक है, इनके मध्य संबंध की प्रकृति कैसी है, किसके बीच, जो केंद्र यानी राष्ट्र लेवल की सरकार है, जो स्टेट लेवल या क्षेत्र लेवल की सरकार है, इनके बीच कैसा संबंध है, किस तरीके से इनके बीच संबंध है, इसी आधार पे किसी व्यवस्था को एकल या संघीय आधार में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है। अब आपको पहले कुछ फीचर पता होने चाहिए। देखो जैसे एकल या एकात्मक, नाम से आपको लग रहा है इसमें समस्त शक्तियां व कार्य केंद्र में निहित होती हैं बच्चों, इसमें राज्य या क्षेत्र जैसी इकाई होती ही नहीं है। जैसे आप देख रहे होगे वर्तमान समय में भारत में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के राज्य हैं तो स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिला पंचायत वगैरह होते हैं, नगर निगम वगैरह होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के हिस्सा है। ठीक है, तो तीन तीन लेवल पे यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था इस देश में भी अपना दी गई है। ठीक है, तो वो अपने आप में अलग मैटर है। लेकिन एकल या एकात्मक में क्या होता है बच्चों, समस्त शक्तियां यानी जो भी शक्तियां होंगी वो कार्य होंगे वो केंद्र में निहित होंगे। यानी इसमें लिखो समस्त शक्तियां व कार्य, वो कार्य केंद्र में होती है। ठीक है, केंद्र मतलब केंद्र सरकार में, केंद्र में निहित होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेसिकली ये मतलब होगा, नोट करके लिखो, राज्य जैसी अधीनस्थ इकाइयां नहीं होती है, राज्य जैसी इकाई नहीं होती है। ठीक है, इकाइयां नहीं होती, यानी जिस देश में
एकल या एकात्मक व्यवस्था पाई जाएगी, वहां स्टेट जैसी बॉडी होगी नहीं, एक ही सरकार होगी, एक ही लेवल पे सरकार होगी, वही उनकी मेन गवर्नमेंट है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं। ठीक है, वहां राज्य या जिले के लेवल पे सरकार का पाया जाना नहीं पाया जाता है। किस व्यवस्था में? एकल व्यवस्था में। अब आप कहोगे सर अच्छा ऐसा एग्जाम्पल भी है कुछ जहां इस तरीके का व्यवस्था है? बिल्कुल है बच्चों, ब्रिटेन चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, वहां आपको राज्य नहीं मिलेंगे, एक ही गवर्नमेंट दिखेगी। कौन सी? आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, वही मेन होती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? अपने आप में एकल या एकात्मक सरकार। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, लिखो जापान, चीन, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन आदि कर दो। ठीक है, तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य जैसी अधीनस्थ इकाइयां नहीं पाई जाती हैं, समस्त शक्तियां व कार्य केंद्र में निहित होती हैं, और वहां पे क्या होगा? स्टेट होंगे ही नहीं। अब इस व्यवस्था में कैसे होगा? जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, यही गवर्नमेंट है, बस सारी पावर इसी को, नीचे कोई यूनिटी नहीं है, एक ही सरकार चलेगी। तो ऐसी व्यवस्थाओं को बोला जाता है बच्चों एकल या एकात्मक। इसी के विपरीत जो होता है बच्चों संघीय व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है? संविधान द्वारा शक्तियों का केंद्र व क्षेत्र स्तर पर विभाजन किया जाएगा। तो संघीय व्यवस्था में क्या होगा? संविधान द्वारा शक्तियों का, यानी जो पावर है, किसको क्या पावर दी गई? शक्तियों का केंद्र यानी मेन जो है वह क्षेत्रीय स्तर पर विभाजन, क्षेत्रीय स्तर पर विभाजन होता है। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है जो गवर्नमेंट है बच्चों उनका क्या होगा? सेंट्रल संविधान ने उनको एक पावर दी होगी कि हाँ केंद्र की ये शक्तियां हैं। अब इसमें किस तरीके के देखो, केंद्र को जो बहुत राष्ट्र हित के मुद्दे हैं, जैसे डिफेंस रक्षा का मुद्दा हो गया, संचार कम्युनिकेशन हो गया, रेलवे, विदेश मामले, अंतरिक्ष मामले, परमाणु से संबंधित मामले, ये बैंकिंग का मैटर, यानी जो पूरे नेशनल लेवल का है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत मतलब उस देश की से साथ संबंध स्थापित करने के लिए कारगर हो, या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उसका कहीं ना कहीं लिंकअप हो, या पूरे राष्ट्र के हित से संबंधित मामले हो, वो क्या होगी? केंद्र के पास। इसके अलावा कानून व्यवस्था क्षेत्रीय स्तर को दी गई है, जहां पे सामाजिक व्यवस्थाएं बेहतर बनानी है, कानून व्यवस्था बेहतर बनानी है, राज्य के लोगों के लिए जो चीजें करनी है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह है, एजुकेशन वगैरह, तो अब दोनों में। तो बेसिकली संविधान द्वारा पहले ही कह दिया गया कि भाई आपकी ये पावर होगी स्टेट की, यानी कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था में सिर्फ यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट थी, संघीय व्यवस्था में इस तरीके का एक प्रकार के हायरार्की चलती है, जैसे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होगी, और उसके नीचे कुछ और भी हो सकते हैं जैसे क्षेत्रीय लेवल पे। ठीक है, ये किस व्यवस्था में होगा? संघीय व्यवस्था में। ठीक है, इसके अलावा देखना बच्चों ये जो व्यवस्था है अमेरिकी, कनाडा, रूस, ब्राजील, इन देशों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? देखो अमेरिका, रूस, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि कर दो। ठीक है, स्विट्जरलैंड आदि, इन देशों में बेसिकली ऐसी व्यवस्था, अर्थात यहां केंद्र सरकार के साथ साथ नीचे उसके अधीनस्थ लेवल पे भी सरकारें होंगी। भारत भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये तो इतना ही है। ठीक है, ये वाला तो छोड़ देना आप लोग, इस वाले पोर्शन को इतना ही आएगा, मैं उसी का इधर लिख देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं बचता है। ठीक है, हम संघीय का ही लिख रहे हैं। जो संघीय है बच्चों, जो संघीय सरकार है या संघ है, वो अपने आप में एक शब्द से बना है, संघ शासन, उसको बोलता है फोइडस। ठीक है, संघ शासन देखना, जो संघ शासन है ये लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से मिला है। फोइडस यानी ये फोइडस शब्द से मिलके बना है। अब ये फोइडस का मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिकली इसका मतलब होता है कि संधि या समझौता, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? संधि ऑब्लिक समझौता। किसका? फोइडस का। अब देखो ये संधि या समझौता का क्या तात्पर्य है? इसका ये मतलब हुआ कि हमने क्या कहा, संघ शासन में केंद्र होगा, उसके अलावा दूसरी इकाइयां चाहे स्टेट हो, कुछ हो, ऐसी होंगी। तो कहीं ना कहीं संघ शासन मतलब फोइडस यानी संधि या समझौता, अर्थात जो संघीय व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं आप लोग चेक करोगे तो यहां पर केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ किसी न किसी संधि या समझौते के तहत भी क्या हो सकते हैं? मिले हो सकते हैं। बेसिकली अमेरिका में ऐसा ही दिखता है। अमेरिका में क्या हुआ था, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था बच्चों, उसके बाद वहां पे मूल रूप से 13 स्टेट थे, उन लोगों ने आपस में एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया कि हम आपस में 13 मिलकर क्या बना देते हैं? संघ बनाते हैं। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में उल्टा है। भारत में क्या है? राज्यों का संघ है।
राज्यों का संघ का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट को संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है और किसी भी स्टेट को इतनी पावर नहीं है कि अपने संघ से वो अलग हो सके। लेकिन जो अमेरिका वगैरह का सिस्टम है वहां उल्टा है, वहां पर क्या है, राज्यों ने संघ बनाया है, जबकि इंडिया में क्या है, संघ ने राज्य जैसी इकाइयां अपने साथ साथ रखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब संधि या समझौता। अब देखना, राज्यों के इसमें विभिन्न नाम होते हैं बच्चों, जैसे स्टेट है, जैसे संघ शासन है, इसमें एक तो केंद्र होगा, इसमें राज्यों के अलग अलग नाम होते हैं, राज्यों के, क्योंकि राज्य हैं तो उनके नाम अलग अलग लेंगे ना, विभिन्न नाम। जैसे कई देशों में इसको क्या बोला गया, राज्य, राज्य ही बोला गया। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको राज्य ही बोला जाता है, किसको, जो अधीनस्थ इकाइयां होती हैं। इसके अलावा कई देशों में इसको कैंटोन बोलते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, किस देश की संघीय व्यवस्था में राज्यों को कैंटोन कहा जाता है? कैंटोन नाम की इकाइयां कहाँ पाई जाती हैं? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पाई जाती है कैंटोन? स्विट्जरलैंड में। एक प्रकार के राज्य ही होते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा प्रांत बोला जाता है कनाडा में, गणतंत्र बोला जाता है रूस में, यानी राज्यों के नाम है। देखो ये प्रांत कहाँ बोला जाता है? कनाडा में, और गणतंत्र बोला जाता है रूस में। गणतंत्र कहां बोला जाता है? इसको रूस में बोला जाता है। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखना बच्चों, अमेरिका जो था बच्चों, वो सबसे प्राचीन और सबसे पहला क्या है, अपने आप में संघीय शक्ति वाला देश है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो, यूएसए सबसे प्राचीन व प्रथम, सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे प्राचीन व प्रथम संघीय व्यवस्था वाला देश। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का सीधा सीधा मतलब सेंटर के साथ साथ अन्य इकाइयां भी होंगी और शक्तियों का उसमें विभाजन होगा, ठीक है, और सबसे प्राचीन भी। अब देखना बच्चों, जो संघ शासन है वो दो आधार पे संघ शासन का निर्माण होता है। एक होता है बच्चों एकीकरण के आधार पे, यानी जो संघ शासन है जो हम पढ़ रहे हैं उसको दो तरीके से उसका निर्माण होता है। कैसे? देखो, एक संघ शासन जो होता है वो दो तरीके से उसको निर्माण किया जाता है। एक को बोला जाता है सिंपली एकीकरण और दूसरे को बोला जाता है विभेदीकरण, ठीक है। यानी संघ शासन का निर्माण एक तो एकीकरण के आधार पर होता है, एकीकरण, एकीकरण, ठीक है। ये एकीकरण पाया जाएगा यूएसए में, अभी बताता हूं। दूसरा होता है विभेदीकरण, विभेदीकरण, ठीक है, ये पाया जाएगा कहां? कनाडा में। और भारत में भी ये, ठीक है। एकीकरण में क्या होता है, सिंपली समझ लो, पूछेगा नहीं आपसे। एकीकरण में क्या होगा, राज्य जो होंगे वो खुद एग्रीमेंट करेंगे आपस में कि हम एक समझौता करते हैं, यानी राज्य एक हो जाएंगे, राज्य जैसी इकाइयां होंगी, राज्य एक होंगे और बोलेंगे हम एक संघ बनाते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर एक संघ होगा। लेकिन विभेदीकरण में अलग मैटर होता है बच्चों, जैसे कनाडा, भारत, यहां राज्यों ने संघ नहीं बनाया बल्कि संघ ने अपने अधीनस्थ इकाई और राज्यों का निर्माण किया, ठीक है। ये चीज इसको ध्यान में रखना, संघ शासन दो आधार पर बनता है। अब देखो, भारतीय संघीय व्यवस्था को जो अपनाया गया है बच्चों, भारत किसके नजदीक है, यानी भारत जो है अपने आप में कनाडा के मॉडल पे आधारित है, ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई? देखो, भारत में एकीकृत व्यवस्था नहीं होके संघीय व्यवस्था है, ठीक है। भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था है। क्यों है? क्यों यहां संघीय व्यवस्था रखी गई? क्योंकि एक तो भारत का वृहद आकार था बच्चों, इतना बड़ा इलाका था, एक ही सिर्फ केंद्र सरकार कैसे पूरे देश के लिए रूल बना सकती थी, बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ के, क्या आपको लगता है कि आपके दूरस्थ चमोली तक के लिए रूल बना सकती थी या नीचे तमिलनाडु के लिए? पॉसिबल नहीं था। इसीलिए क्या किया, स्टेट बनाए, ताकि स्टेट यानी जो राज्य के मुद्दे हैं, जो पब्लिक के, जनसामान्य के नॉर्मल मुद्दे हैं, वो स्टेट को दे दी जाए, और जो नेशनल इश्यू है, जो इंटरनेशनल इश्यू है, उस पर केंद्र कानून बनाए। यानी कहीं ना कहीं भारत का एक वृहद आकार था, जिसके कारण भारत ने संघीय व्यवस्था को अपनाया। इसके अलावा भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता इतनी ज्यादा थी जिसके कारण इसने ये अपनाया, सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता, ठीक है। ये दो कॉज थे बच्चों, भारत ने क्या अपनाया था? संघीय व्यवस्था। और हमारी जो संघीय व्यवस्था है बच्चों, वो क्या है? कनाडा के नजदीक है, यानी कनाडा के मॉडल पे आधारित है, यानी कनाडा के मॉडल पे हम नजदीक चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है, यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की संघीय व्यवस्था किसके नजदीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए कनाडा मॉडल पे, ठीक है। लिखो, भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के मॉडल पे, कनाडा के
मॉडल पे। अब आपको कनाडा मॉडल पे कैसे होगा सर? एक तो देखो बच्चों यहाँ पे मजबूत केंद्र है, यानी केंद्र जो है सरकार बहुत शक्तिशाली है। मैं आपको बताऊंगा इसको जब मैं पढ़ाऊंगा। मेनली केंद्र शक्तिशाली, कई ऐसे प्रावधान हैं कि केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया, ठीक है। आप जैसे आपातकाल होता है, केंद्र के पास शक्तियां चली जाती हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जब राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून बना देती है। इसके अलावा समवर्ती सूची में केंद्र को देखा जाता है। इसके अलावा जो बड़े मुद्दे हैं वो केंद्र देखते हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है, तो कनाडा के मॉडल से ही हमने लिया है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कनाडा के मॉडल में है वैसे ही है, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं कि उत्तराखंड भारत से अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। राज्य संघ से अलग नहीं, ये कनाडा का मॉडल था, ठीक है, नहीं हो सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, यहां पर क्या है, संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। हमने जो कनाडा में संघ शब्द है, यहां भी भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। लिखो संघ शब्द का प्रयोग, प्रमुखता से प्रयोग, सर प्रयोग। और इसका एग्जाम्पल क्या है? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया बच्चों? राज्यों का संघ। आर्टिकल नंबर 1, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग किया जाना, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते और केंद्र का बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना, ये कनाडा के मॉडल पे हम लोगों ने क्या किया बच्चों? अपनाया है। अब देखो बेसिकली क्वेश्चन आपका जो आता है वो मैं आपको बताता हूं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ये तो आपको सिंपली पता चल गया कि केंद्र और क्षेत्रीय स्तर पर क्या रिलेशन है। इसके आधार पर वर्तमान राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है एकात्मक शासन, एक को बोला जाता है संघात्मक शासन। किन देशों में एकात्मक है, किन देशों में संघात्मक है, मैंने आपको बता दिया। जहां स्टेट लेवल की इकाइयां नहीं होती हैं वो एकात्मक होती हैं, बल्कि जहां ऐसी इकाइयां पाई जाती हैं शक्तियों का विभाजन होता है वो संघात्मक। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं। मैं आपको मतलब वो पॉइंट वाइज दिखा दूंगा। संविधान की संघीय विशेषताएं लिखिए, मतलब हमारे संविधान में ऐसा क्या है कि वो संघीय लगता है, ठीक है। लिखो अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की एक संघीय विशेषता है, नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। विशेषताएं। अब देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि किस किस टाइप की चीजें आपको किस में देखने को मिलती है, संघात्मक शासन में। तो भारत के संविधान में ऐसे पॉइंट जो आपको उससे मैच करते हुए मिले वो क्या हो जाएगा अपने आप में संघीय विशेषताएं। पहला देखो द्वैध राज पद्धति, द्वैध, ठीक है, राज पद्धति, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि दो लेवल पे सरकारें पाई जाएंगी, दो से अधिक लेवल पे, दो या दो से अधिक। अब देखो कैसे, क्या भारत में आपको दो या दो से अधिक लेवल पे सरकार दिखती है कि नहीं दिखती है? बोलिए सर दिखती है। मैं कहूंगा कैसे दिखती है, आपका आंसर होना चाहिए सर केंद्र लेवल पे केंद्र सरकार दिखती है, उसके अधीनस्थ लेवल पे स्टेट लेवल पे स्टेट की गवर्नमेंट दिखती है। तो एक से अधिक यानी 12 लेवल पे अगर आपको गवर्नमेंट दिखती है, दो या दो से अधिक लेवल पे अगर गवर्नमेंट दिखती है, तो वो कौन सी व्यवस्था के अंदर बताया था मैंने, संघीय। क्योंकि एकात्मक व्यवस्था में मैंने अभी आपसे कहा था कि राज्य जैसी इकाइयां नहीं पाई जाती हैं, जैसे ब्रिटेन में हो गया। लेकिन भारत में एक से अधिक लेवल पे सरकारें पाई जाती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, तो कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक लेवल पे अगर सत्ता पाई जाती है, राज करने की पद्धति पाई जाती है, वो किसकी विशेषता है संविधान में? संघ शासन की विशेषता है, ठीक है। दूसरा लिखो लिखित संविधान। देखो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, अगर लिखित नहीं होगा कोई भी अपने मन मर्जी से कुछ भी कर लेगा। हमारे देश में हमने एक लिखित संविधान अपनाया है जिसमें आप वर्तमान समय में 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, ये सब चीजें देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान इतना बड़ा इसीलिए भारत का है कि क्योंकि उसमें राज्यों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, पंचायतों के लिए प्रावधान है। अगर केंद्र ही केंद्र होता तो लिखित संविधान की जरूरत क्या थी? उनकी अपनी मर्जी, वो जो करें, ये आपको देखने को मिलता है। तो लिखित संविधान भी कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था का एक अपने आप में क्या है, गुण है, ठीक है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का जो विभाजन किया गया। तो लिखो शक्तियों का विभाजन। देखो आपको पढ़ा होगा आपने 7वीं अनुसूची, शक्तियों का विभाजन। आपने भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़ी होगी, उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में और समवर्ती सूची में, ठीक है। 7वीं अनुसूची, यानी इसके ब्रैकेट में लिखो 7वीं अनुसूची, पढ़ लेना 7वीं अनुसूची। मैंने अगर पढ़ाई नहीं है तो अभी, लेकिन आप लोग खुद से पढ़ लेना, बाद में पढ़ा दूंगा मैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया। किस किस में किया गया शक्तियों का विभाजन? केंद्र में केंद्र सूची बनाई गई है, राज्य सूची बनाई गई है,
समवर्ती सूची बनाई गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये तीनों सूचियां जो बनाई गई हैं, केंद्र सरकार में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय पे कौन बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती पे दोनों कानून बना सकते हैं बच्चों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन किसी केस में दोनों के बीच टकराहट होती है तो समवर्ती सूची के विषय पर बनाया गया कानून केंद्र वाला माना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, यानी जो आपका संघीय व्यवस्था होती है उसमें संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि राज्य भी संविधान का हवाला देंगे। अगर किसी केस में केंद्र सरकार राज्यों के हितों के खिलाफ जाती है तो वो राज्य क्या करेंगे? संविधान में जो वर्णित चीज है उसका उल्लेख करेंगे, न्यायपालिका के दरवाजे पर जाएंगे और संविधान की सर्वोच्चता को माना जाएगा। अगर संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी, एकात्मक व्यवस्था होगा, तो कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि संविधान ने आपकी चीजें लिख दी है कि राज्यों के पास ये होगा, केंद्र के पास ये होगा, तो कहीं ना कहीं संघीय विशेषताएं वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला देखना, कठोर संविधान। बच्चों, जो संघीय व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं कठोर संविधान का भी उल्लेख करती है। अब भारत में भी देखो संविधान हालांकि बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं। अब कठोर संविधान किसको बोलते हैं? जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत हार्ड होता है। लेकिन हमारे देश का संविधान ना कठोर है ना लचीला है, वो एक प्रकार से उसके बीच का है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रावधान हमारे देश के संविधान में किए गए हैं कि वो अपने आप में बहुत ज्यादा उसमें संशोधन करना टफ होता है। अब क्योंकि संशोधन करना तब माना जाता है जब उसमें आपको राज्य की परमिशन भी चाहिए, स्टेट की परमिशन। अब स्टेट की परमिशन चाहिए तो स्टेट तो होंगे ही ना वहां। जब स्टेट होंगे तो कौन सी व्यवस्था हो जाएगी? संघीय व्यवस्था हो जाएगी। तो कठोर संविधान भी कहीं ना कहीं किसका उल्लेख करता है बच्चों? संघीय व्यवस्था का, संघीय विशेषताओं का। ठीक है, अगला लिखो, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, ये स्वतंत्र न्यायपालिका भी अपने आप में किसकी विशेषता है बच्चों? संघीय व्यवस्था की। आपके देश में भी क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अंतिम पॉइंट लिखो, द्विसदनीय विधायिका, यानी एक से अधिक सदन होंगे, यानी द्विसदनीय विधायिका। ये भी किसकी विशेषता है बच्चों? विधायिका। ठीक है, ये भी किसकी विशेषता है? अपने आप में संघीय शासन की विशेषता है। इसमें कैसे? इसमें एक आपको राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा लोअर हाउस देखने को मिलेगा। द्विसदनीय व्यवस्था में राज्यसभा, यानी इसका नाम कौन है? ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसमें राज्यसभा के संसद चुने जाते हैं ना, सांसद निधित्व। ठीक है, ये राज्यसभा जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो कहीं ना कहीं जब राज्य होंगे तभी तो वो राज्यसभा होगी। अब राज्य होंगे तो कौन सी व्यवस्था हो जाएगी? संघीय व्यवस्था हो जाएगी। ये थे आपके किसकी विशेषता है? संविधान की संघीय विशेषता है, यानी 2 से अधिक लेवल पर सरकार, द्वैध राष्ट्रपति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में, संविधान को सर्वोच्च माना जाएगा, कठोर संविधान होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, द्विसदनीय विधायिका होगी। ये सब के सब किसकी विशेषताएं बच्चों? संघीय विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद आता है संविधान की एकात्मक विशेषताएं, यानी हमारे देश में अपनाया तो हमने संघीय व्यवस्था है, लेकिन कई ऐसे गुण हैं जो वो एकात्मकता की ओर झुके हैं। ठीक है, लिखो एकात्मक विशेषता। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की एकात्मक विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघात्मक विशेषता है? इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे बेहोश होकर नहीं आना, बल्कि उस चीज को धीरे से समझना है, स्लोली समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए संविधान की जब एकात्मक व्यवस्था की बात आती है बच्चों, एकात्मक व्यवस्था में मैंने क्या कहा? राज्य जैसी इकाइयां नहीं होगी, पावरफुल कौन हो जाएगा? केंद्र। तो आपको अपने संविधान के ऐसे की पॉइंट निकालने हैं जो ये बताएं कि केंद्र सरकार मजबूत दिख रही है, यानी केंद्र के अंदर बहुत ज्यादा क्या दिख रही है? शक्ति दिख रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखो, पहला ही पॉइंट लिखो, सशक्त केंद्र। हाँ, क्या हमारे देश में केंद्र सरकार मजबूत है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ। कई ऐसे प्रावधान है जहां केंद्र सरकार क्या है? स्ट्रांग है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, आपातकाल में शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? केंद्र के पास। राज्य सूची के विषय में अगर राज्यसभा घोषित कर दे कि केंद्र कानून बनाए तो कौन बनाएगी कानून? केंद्र सरकार। समवर्ती सूची में अगर लड़ाई हो जाती है तो कौन किसका कानून बनाया जाएगा? केंद्र सरकार। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र को ज्यादा पावरफुल रखा गया, सशक्त रखा गया, मजबूत रखा गया। तो ये किसकी विशेषता है? एकात्मक की विशेषता। दूसरा, एकल संविधान। ये भी बच्चों, भले ही हमारे देश में संविधान है, राज्यों का अलग संविधान नहीं है बच्चों, एक ही संविधान है, तो एकल संविधान जिस देश में होता है वो किसकी विशेषता हो जाएगी? फिर एकात्मक की। हालांकि हमारे संविधान में एकल संविधान है, हमने अपनाया है, उसी में राज्यों के लिए प्रावधान है, उसी में केंद्र का प्रावधान है, बट अगर राज्यों का अलग से संविधान होता तो फिर अलग चीज हो जाती। ठीक है, एकल संविधान भी किसकी विशेषता होती है? एकात्मक की। इसके अलावा संविधान का लचीलापन, यानी संविधान बहुत कठोर भी नहीं है। जो मैंने वहां कठोर लिखा था ना, ये लचीला भी है, संविधान का फ्लेक्सिबल है,
लचीलापन, क्योंकि हमने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जो बहुत आसानी से संशोधित हो जाते हैं। संशोधन जब बहुत आसानी से होता है तो वो कौन सी विशेषता हो जाती है? एकात्मक। ठीक है, इसके अलावा राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्यसभा में आप सदस्य देखना, किसी किसी राज्य से एक ही मेंबर चुन के आता है, किसी किसी से 31 तक आते हैं। तो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में उसमें वेरिएशन है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो फिर एकात्मक के गुण हो गए, संघात्मक में होता तो सब सेम होते। ठीक है, लिखो राज्य प्रतिनिधित्व में राज्य प्रतिनिधित्व में क्या लिखोगे? एकरूपता का अभाव। एकरूपता का अभाव यानी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो सिमिलर नहीं है। ये भी किसका गुण हो गया? अपने आप में एकात्मक का गुण हो गया। अगला लिखो आप लोग आपातकालीन उपबंध, जो इमरजेंसी लगती है, आपातकालीन उपबंध यानी आपातकाल जब लगता है देश में उस समय जो प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आपातकालीन उपबंध, इसमें क्या होता है? 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल यानी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये 3 प्रकार के हैं। तो इसमें शक्ति किसके पास आ जाती है बच्चों? केंद्र के पास शक्ति आ जाती है। तो आपातकालीन शक्ति में जब केंद्र शक्ति हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगा, तो कौन सी विशेषता हो जाएगी? एकात्मक विशेषता हो जाएगी। ठीक है, अगला लिखो एकल नागरिकता, यानी आप सिर्फ ऐसा नहीं, जैसे यूएसए में ना राज्य के नागरिक भी होते हैं, वहां 2-2 नागरिकता मिलती है, लेकिन भारत में जो संविधान में एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता बेसिकली किसकी विशेषता है? एकात्मक की, क्योंकि वहां सिर्फ आप भारत की नागरिक लेते हैं, आप उत्तराखंड के नागरिक हो ये नहीं बोलते हो। ठीक है, आप वहां के रिहायशी जरूर हो सकते हो। अगला लिखो एकीकृत न्यायपालिका, राज्यों की अलग न्यायपालिका न होकर उसी न्यायपालिका के हिस्सा है। ठीक है, लिखो एकीकृत न्यायपालिका यानी राज्यों की अलग न्यायपालिका नहीं है बल्कि वो एकीकृत है। उसके पावर को मतलब संविधान ने क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के जो अपने मतलब वो है बर्डन है उसको कम करने के लिए राज्यों में हाईकोर्ट दिए हैं। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है, लेकिन ओवरऑल निर्णय किसका माना जाता है? केंद्र का। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, ये भी एकीकृत का गुण है बच्चों। ठीक है, अखिल। अब आप कहोगे सर ये कैसे भारतीय सेवाएं? इसलिए बच्चों क्योंकि देखो मैंने क्या कहा आपको, एकात्मक शासन में कौन मजबूत हो जाएगा? केंद्र। अब इस पॉइंट से कैसे लिंक करता है देखो, अखिल भारतीय सेवाएं होती है जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। यूपीएससी से सिलेक्ट होकर केंद्र सरकार ही तो इनको नियुक्ति देती ना, और जॉब कहां करते हैं? राज्यों में। तो जॉब राज्यों में कर रहे हैं, नियुक्ति करेगा कौन? केंद्र सरकार। जब केंद्र के आदमी हैं, केंद्र के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र की तरफदारी करेंगे, यानी केंद्र को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं भी किसका गुण माना जाता है? एकात्मक का। अगला लिखो आप लोग एकीकृत लेखा जांच मशीनरी यानी कैग, एकीकृत लेखा अकाउंट्स जांच मशीनरी। देखो राज्यों की जांच मशीनरी, ठीक है, यानी इसके बगैर में कैग लिख दो, CAG। ये कैग क्या है बच्चों? केंद्र और राज्य के अकाउंट से क्या क्या करता है? अकाउंट का मतलब लेखा जोखा का क्या करता है? हिसाब किताब करता है। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। केंद्र का आदमी है, लेकिन दोनों केंद्र और राज्य की क्या करता है? अकाउंट्स की जांच करता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र पे आरोप लगते हैं कि वो तुम्हारा आदमी है, इसलिए तुम इसको ऐसा करवा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा लिखो राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, यानी कई विषय ऐसे होते हैं राज्य सूची के जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, लिखो राज्य सूची पर केंद्र का प्राधिकार, यानी इसका ये मतलब हो गया कि कई बार ऐसा होता है कि राज्य सूची के विषय पे केंद्र सरकार क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है, अगला लिखो राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति इसलिए क्योंकि सेंटर नियुक्ति करता है और नौकरी कहाँ करता है? स्टेट में। तो राज्यपाल भी कहीं ना कहीं केंद्र का एजेंट माना जाता है वर्तमान राज्य व्यवस्था में। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है और राज्यों में जॉब करता है, तो केंद्र के लिए काम करता है। ऐसे मतलब आरोप लगाए जाते रहे हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी किसका लक्षण है? एकात्मकता का लक्षण है। ठीक है, इसके अलावा लिखो आप लोग एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। चुनाव कराने वाली एक ही बॉडी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है। ठीक है, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। ठीक है, यानी चुनाव आयोग जो है वो केंद्र द्वारा नियुक्त होता है और राज्यों के भी चुनाव कराता है, ये भी आरोप लगते हैं। ठीक है, और लास्ट लिखो राज्य के विधेयक पर वीटो, यानी राज्यपाल क्या करता है? कभी कभी राज्य के विधेयक पर वीटो कर देता है, राज्य राष्ट्रपति के लिए रख देता है। ठीक है, राज्य के विधेयक पर वीटो,
यानी राज्य विधानसभा ने कोई प्रस्ताव पारित किया, राज्यपाल की स्वीकृति के लिए गया, राज्यपाल ने उसको वीटो लगा के लिए राष्ट्रपति के लिए क्या रख दिया, उसको आरक्षित रख दिया, तो वो आरक्षित रखने का मतलब केंद्र के लिए काम कर रहा है, अर्थात उस पर फिर ये आरोप लगेगा कि ये कहीं ना कहीं केंद्र का एजेंट है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका संविधान की एकात्मक विशेषताएं। क्वेश्चन वही पूछेगा आपको कि कौन सी एकात्मक है कौन सी संघात्मक है, समझना कैसे है। जहां आपको लगेगा कि ये प्रावधान केंद्र को मजबूत कर रहा है तो आप एकात्मक में टिक लगा देना, जहां आपको लगेगा राज्य को शक्तियां मिल रही है, राज्यों के लिए भी अच्छी चीज है, तो वहां आप क्या कर देना, संघात्मक लगा देना। ठीक है, होपफुली ये चीज आपके समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।